ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ एंड अदर्स के केस में। जो अदर्स थे उसमें एक्सेप्ट कंपनी, क्योंकि बाकी सबका ना ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब बेसिक तो आई नो कि जो बेसिक सेक्शन बात करता है तो वो तो आप लोगों को पता ही है ना, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज मेरा जो डिस्कशन है, दिस इज़ टू क्लियर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये जो वर्ड है ना, इसके ही डिफरेंस को हम 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ सेक्शन 6.2 की बात करें कि जो बात करता है एच यू एफ की, तो यहाँ पे 6.6 और 6.2 ये दोनों ही आएंगे। यहाँ पे जब हम रेजिडेंट निकालेंगे ना, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, तो किससे देखेंगे? 6.2 से। लेकिन फर्दर एच यू एफ और इंडिविजुअल के केस में, एज माय फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज रहती हैं: ऑर्डनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डनरी एंड नॉन रेजिडेंट। ठीक है। सो ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी जो है वो कौन डिसाइड कर रहा था? 6.6। तो एच यू एफ के केस में भी कौन डिसाइड करेगा? 6.6। लेकिन एच यू एफ को हम कैसे देखेंगे स्टे के लिए, है ना, क्योंकि ये तो क्या है, एक रजिस्टर्ड बॉडी है, तो इसको कैसे देखेंगे? तो इसके केस में हम देखते हैं कर्ता को। ठीक है। सो कर्ता के लिए हम ऑर्डनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट का जो स्टेटस है वो चेक करेंगे। अगर वो ऑर्डनरी रेजिडेंट में आ जाता है तो फिर ये जो एच यू एफ है ये रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट बन जाएगी, अदरवाइज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट। ठीक है, ये तो आपको इस सेक्शन से बहुत अच्छे से क्लियर है। बस सेक्शन में ना जो एक बात वो कहता है, जो यहाँ पे रेजिडेंसी डिफाइन करने के लिए है 6.2 में, दैट इज कि एक एच यू एफ वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड। ठीक है। सो किस चीज़ का? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ इट्स अफेयर्स, राइट। कहाँ सिचुएटेड होने चाहिए? सिचुएटेड। और यहाँ पे ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होली, या तो पूरी तरीके से और पार्टली भी चलेगा। ठीक है, होली और पार्टली कहाँ पे? इंडिया। अगर भारत से ज़रा सा भी कुछ काम हुआ है तो भी हम उसे भारत में रेजिडेंट मान लेंगे। इसका मतलब नॉन रेजिडेंट होने के लिए यहाँ पे से क्या चाहिए होगा? नॉन रेजिडेंट होने के लिए इसके जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है ऑफ इट्स अफेयर्स हैज़ टू बी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, है ना। कितना? होली पूरा, क्योंकि अगर थोड़ा भी हुआ तो थोड़े कैटेगरी में तो ये रेजिडेंट में फॉल हो जाएगा। तो होली आउटसाइड अगर इंडिया हो जाएगा कंट्रोल और मैनेजमेंट, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट है। तो क्या मुझे फर्दर कर्ता का कोई स्टेटस चेक करना है? द आंसर इज नो। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, दैट इज़ रिलेटेड विद कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे एक लाइटली सी एक्सप्लेनेशन वोट वर्क फॉर यू ऑल, है ना। सो यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? कैसा कंट्रोल? इट हैज़ टू बी अ सेंट्रल कंट्रोल। सिर्फ दिन रोज़ की एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए बिजनेस की, जैसे कि सर्वेंट्स को आपने कोई अथॉरिटी दे दी कि भाई आप डेली बेसिस के डिसीजंस ले सकते हो, या किसी एम्प्लॉय को कोई एक आपने पावर दे दी कि आप इस महीने के जो ये एक्सपेंसेस हैं इसको आपने मॉनिटर करना है, या आपने किसी एजेंट को, तो दैट विल नॉट सिग्निफाइज कि आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है दैट यू हैव गिवन। ठीक है, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज द सेंट्रल कंट्रोल। सो इसका मतलब क्या हुआ मैम? सेंट्रल कंट्रोल का मतलब होता है डी फैक्टो कंट्रोल। ठीक है, क्या मतलब होता है? डी फैक्टो कंट्रोल। और डी फैक्टो का मतलब होता है इन रियलिटी। ठीक है, अगर आपने बुक्स में साइन करके दे दिया है अंबानी की कंपनी को, आज से अनिल अंबानी जो है वही साइन करेगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन डिसीजंस आज भी मुकेश अंबानी ही ले रहा है, वो सिर्फ पेपर्स पे साइन कर रहा है। तो डी फैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज़ नॉट एस्टैब्लिश। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ को टेस्ट करना होगा डी फैक्टो के लिए, कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के हेड एंड ब्रेन ये कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगी बैक टू बैक, और आप लोग उसके अंदर मुझे खुद से सोच के बताएंगे अपने माइंड को पूरा टर्न अराउंड करके। अगर कोई पार्टनर्स है वो मीट करते हैं इंडिया में
और सारे डिसीजंस वो इंडिया में लेते हैं, लेकिन वो जो बिजनेस है, ठीक है, उसके ऑपरेशंस सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं? दुबई में। लेकिन पार्टनर्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं सबके सब इंडिया में, और इंडिया में मिलके क्या करते हैं? ये अपनी उस फर्म के रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड उसकी प्राइसिंग, एक्सपेंशन, बजट, बैंक लोन्स, कॉन्ट्रैक्ट, एक सबको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस इस फर्म का क्या निकलेगा? इट विल बी रेजिडेंट इन इंडिया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कोई एओपी है, ठीक है, उसके पास एक प्रोजेक्ट है श्रीलंका में, लेकिन जितनी भी स्ट्रेटेजिक कॉल्स थी, फंडिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे लिए जा रहे हैं मुंबई से, ठीक है, बाय द लीड मेंबर्स। तो इस सिचुएशन में जो वहाँ का लोकल स्टाफ है श्रीलंका में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जा रही है ना, यहाँ पे जो लीड मेंबर्स ने डिसीजंस लिए, उनको वो सिर्फ फॉलो अप कर रहे हैं, है ना। तो एपी जो है, एओपी है, वो आपके हिसाब से कहाँ रेजिडेंट हो जाएगी? इट विल बी रेजिडेंट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक कॉल्स मीन्स दी हेड एंड ब्रेन इज लोकेटेड इन इंडिया, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ उसका पेपर प्रेजेंटेशन कि श्रीलंका में प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ का लोकल स्टाफ इज एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, वॉन्ट डू द पर्पस, राइट। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कोई डायरेक्टर या मैनेजर वाली सिचुएशंस में ले लो, ठीक है। अगर कोई बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है, ठीक है, एमएनसी है कोई, उसका डिसीजन मेकर जो है वो इंडिया में बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे से वो सबको कॉल करता है, या जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड डिसीजंस लेता है, पॉलिसीज़ बनाता है, और वो कहाँ बैठा हुआ है? दिल्ली में। सो अब मुझे ये बताओ कि ऐसे सिचुएशन में हम उसको रेजिडेंट कहाँ मानेंगे? ठीक है, कोई भी, ये आप देखते हैं ना, इतनी सारी एमएनसीज़ हैं, इनका आज की डेट में क्या किसी एक कंट्री से काम चल जाता है? नहीं। सो ये बहुत सारी कंट्रीज़ में काम कर रहा है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहा है ना, वो बंदा कहाँ बैठा हुआ है? दिल्ली में। तो ये कहाँ पे माना जाएगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट माना जाएगा इन दिल्ली, इंडिया, ठीक है। सो रेजिडेंट कहाँ हो जाएगा? इंडिया, राइट। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। क्योंकि चाहे कोई भी कैटेगरी हो, यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ HUF लिख के दिया है, बट अगर AOP होगी तो क्या तब भी सेम सिचुएशन है? यस। BOI है तो भी क्या सेम सिचुएशन है? AJP है तो भी क्या सेम सिचुएशन है? यस। इन सभी सिचुएशंस में जब हमें रेजिडेंट देखना होता है ना, तो रेजिडेंट के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि ये रेजिडेंट होंगे इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। तो हम लोगों को जो मेन मुद्दा था, जो मेन बात थी समझने वाली, दैट वाज व्हाट? द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। एंड विद ऑल दिस एक्सप्लेनेशंस आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर विद यू ऑल कि कंट्रोल और मैनेजमेंट हम किसको बोलेंगे, राइट। यहाँ कोई कन्फ्यूजन है किसी को? आई होप नहीं, है ना। और अगर पूरी तरीके से होली आउटसाइड इंडिया होगा तो इन दैट केस हम क्या मान लेंगे उसे? हम उसे नॉन रेजिडेंट मान लेंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अब सिर्फ HUF के केस में हम ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी चेक करेंगे, बाकी जो हैं AOP, BOI, उसके केस में सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होता है, राइट। अब बात करते हैं 6(6) की, है ना। यहाँ पे कर्ता के केस में हमें कैसे डिसाइड करना है? तो 6(6) क्या कह रहा था? 6(6) कह रहा था कि भाई आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाओगे अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन आप मीट कर देते हो। मतलब क्या कंडीशन थी? 9 साल 10 सालों में से आप नॉन रेजिडेंट रहे हो, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात होगी? कर्ता, क्योंकि हम यहाँ कर्ता के रिस्पेक्ट में बात करें। अगर कर्ता पिछले 10 सालों में, ठीक है, प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, सेकेंड लेक्चर को सुन लेना, उसमें मैंने 6(6) पूरा एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं यहाँ वापस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो कर्ता अगर प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 सालों में से 9 सालों के अंदर अगर नॉन रेजिडेंट रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी फर्म। और दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर वो 729 डेज या इससे नीचे पिछले 7 सालों में 7 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर स्टे करता है ना, ये दिस इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टे। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा?
इट विल बी कंसीडर, इन दोनों में से कुछ भी एक उसने क्लिक कर दिया ना, ये या ये, तो इस सिचुएशन में हम उसे क्या मान लेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या 6(1)(a) कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी? नहीं मैम, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए थी। ठीक है, किसके लिए थी, इंडिविजुअल। तो मैम यहाँ पे भी तो कर्ता को ही देख रहे हो, देखो हम स्टेटस फर्म का निकाल रहे हैं, उसमें हम हेल्प कर्ता की ले रहे हैं, बट एक्चुअल में ये किसका स्टेटस निकल रहा है, HUF का, एंड दैट इज एप्लीकेबल, 6(1)(a) वॉज एप्लीकेबल ओनली टू दी इंडिविजुअल्स, राइट। सो यहाँ पे उसकी बात नहीं होगी। अब अगर हम सीधे तौर पे देखें कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी 10 सालों में से 2 साल जो करता है, अगर वो रेजिडेंट हुआ, प्लस सिर्फ एक कंडीशन से नहीं होता है ना, यहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन मस्ट टू फुलफिल है, तभी तो यहाँ अपोजिट में नॉट ऑर्डिनरी में एनी वन अगर उसकी ट्रू हो जाती है तो नॉट ऑर्डिनरी हो जाता है। दूसरी क्या थी, 730 डेज या इससे ज़्यादा दिन 7 सालों में अगर वो स्टे करता है भारत में, तो इन दिस सिचुएशन उसको हम क्या कहेंगे, ही विल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो दिस वाज अबाउट योर HUF एंड अदर्स की कैटेगरी में योर लोकल अथॉरिटीज़, योर AJPs, योर AOP, BOIs, राइट। कंपनी को हम कल के लेक्चर में लेंगे एंड दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनी का स्टेटस जो है, वेदर इट्स पोएम और वॉट एवर कंडीशंस और नोटिफिकेशन, इतने सारे सर्कुलर्स हैं, दैट कम्प्लीटली विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आप लोगों से सिर्फ एक क्वेरी यहाँ पे करके छोड़ूंगी, जिसका आप लोगों ने मुझे जवाब देना है कि जब मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी फर्म का, यहाँ पे HUF है ना, फर्म्स हैं, AOPs हैं, BOIs हैं, है ना, अगर कोई भी फर्म का जो पार्टनर है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, फर्म का जो पार्टनर है वो अगर नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, अगर मान लो इसके 10 पार्टनर है, कोई एक पार्टनर नॉन रेजिडेंट है, या 10 पार्टनर में से 8 पार्टनर्स नॉन रेजिडेंट हैं, तो क्या इस सिचुएशन में जो फर्म होगी उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इम्पैक्ट करेगा? ये सब जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही होती हूँ ना, तो इसका जो मेजर चंक है दैट इज़ फ्रॉम प्रैक्टिस, कि आप लोगों के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्ज़ाम में, वो तो बड़ा क्लियरली ही स्टेटमेंट समटाइम्स लिखा हुआ आता है, बट प्रैक्टिकली जब आप वर्ल्ड में उतरोगे काम करने के लिए, वहाँ हर इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल नहीं होता, यू हैव टू ड्राइव इट, है ना। सो जस्ट टेल मी दिस पर्टिकुलर एरिया एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू एटलीस्ट ट्राई वंस, कि आप लोगों की जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक, अगर किसी फर्म में, फर्म के केस में जो मैंने यहाँ HUF की बात की, मैंने यहाँ अदर बोला, तो इसमें AOP, BOI, AJP फर्म सभी लोग आ गए, है ना, सेम फॉर्मेट है। सो इस सिचुएशन के अंदर अगर मुझे कोई भी पार्टनर एक या एक से ज़्यादा अगर नॉन रेजिडेंट के स्टेटस पे हैं, तो मेरी फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस इम्पैक्ट होगा क्या? ओके, गिव मी एन आंसर येस एंड नो, एंड एज वेल if you could give me a reason, that would be very nice. Thank you so much for listening.